राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, शिक्षकों का कर्तव्य विद्यार्थियों को नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण करना। शिक्षक दिवस पर 82 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत और सिंगापुर भारत की एक्ट ईस्ट नीति को विस्तार देने के लिए व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने पर सहमत हुए। दोनों देशों ने व्यापार और निवेश का दायरा बढ़ाने का आह्वान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बलों से दुनिया भर में चल रहे संघर्षों के बीच शांति बनाए रखने के उद्देश्य से किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, भारतीय अर्थव्यवस्था विकास और मुद्रास्फीति के बीच व्यापक संतुलन के साथ साथ आर्थिक तथा वित्तीय स्थिरता से आगे बढ़ रही है। केंद्र ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और मुंबई में 35 रुपए प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर प्याज की खुदरा बिक्री शुरू की। जल्द ही अन्य शहरों में भी इस योजना का विस्तार किया जाएगा। पेरिस पैरालंपिक में भारत के जूडो खिलाड़ी कपिल परमार ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भार वर्ग के J1 स्पर्धा में कांस्य पदक जीता और भारत के कुल 25 पदक हुए। समाचार संध्या के साथ मैं निखिल कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षकों और अभिभावकों का दायित्व है कि वे बच्चों को इस प्रकार से शिक्षित करें कि बच्चे सदैव महिलाओं की गरिमा के अनुरूप व्यवहार करें। राष्ट्रपति ने आज शाम नई दिल्ली में 82 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित करने के बाद ये बात कही। उन्होंने कहा कि महिलाओं का सम्मान सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि व्यवहार में भी दिखना चाहिए। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि किसी भी समाज में महिलाओं की स्थिति उनके विकास के लिए एक महत्वपूर्ण मानदंड है। एक महिला सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। किसी भी समाज के विकास का एक महत्वपूर्ण मानक वहाँ की महिलाओं की स्थिति है। इसके लिए आवश्यक है सही शिक्षा। अभिभावकों के साथ साथ शिक्षकों की ये जिम्मेदारी है कि वे बच्चों की ऐसी शिक्षा दे कि वे सदैव महिलाओं की गरिमा के अनुकूल आचरण करें। राष्ट्रपति ने शिक्षकों से कहा कि उनके विद्यार्थियों की पीढ़ी विकसित भारत का निर्माण करेगी। उन्होंने शिक्षकों और विद्यार्थियों को विश्व स्तरीय कौशल प्राप्त करने का परामर्श दिया। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि महान शिक्षक एक महान राष्ट्र का निर्माण करते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि किसी भी शिक्षा प्रणाली की सफलता में शिक्षक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षण सिर्फ एक नौकरी नहीं है बल्कि ये मानव विकास का एक पवित्र मिशन है। प्रत्येक पुरस्कार में योग्यता प्रमाण पत्र, 50,000 रुपए का नकद और एक रजत पदक शामिल है। हमारे संवाददाता ने कुछ पुरस्कार विजेता शिक्षकों से बात की। उन्होंने अपने नवीन विचारों और प्रौद्योगिकी के माध्यम से विद्यार्थियों के लिए सीखने की प्रक्रिया सुगम बनाई है। मेरा नाम चंद्रेश कुमार भोलाशंकर बोरीसागर है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 मुझे राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी के हाथों ये सम्मान प्राप्त हुआ है। मेरा नाम चारू मैनी। शिक्षा के क्षेत्र में मैंने कई नवाचार किए, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो मेरे दिल के करीब है वो है विद्या सृजन, टॉय पेडागोजी, जो कि प्रधानमंत्री जी की योजना थी। मेरा नाम ज्योति पानका है। कोविड पैंडेमिक के समय में जब टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में फेस टू फेस जब हम उनको नहीं पढ़ा पाते थे, तो उसके लिए हमने एक यूट्यूब चैनल मैंने खोला है जिसका नाम है स्कूल चले हम, जिसके माध्यम से मैं अपने बच्चों को घर बैठे बैठे उन्हें शिक्षा प्रदान करती थी। भारत और सिंगापुर ने स्वास्थ्य तथा औषधि, शिक्षा और कौशल विकास, डिजिटल प्रौद्योगिकी तथा भारत सिंगापुर सेमीकंडक्टर प्रणाली साझेदारी के क्षेत्रों में सहयोग के लिए 4 सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों देश आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने पर भी सहमत हुए हैं, जिससे भारत की एक्ट ईस्ट नीति को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के बीच हुई प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद आज ये निर्णय लिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सिंगापुर का भारतीय अर्थव्यवस्था में लगभग 160 अरब अमरीकी डॉलर का निवेश है। प्रधानमंत्री ने सिंगापुर की सेमीकंडक्टर कंपनियों को सेमिकॉन इंडिया प्रदर्शनी में भागीदारी का निमंत्रण दिया है। हम बहुत एग्रेसिवली सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में जा रहे हैं। अब तक करीब 5 कंपनियां ऑलरेडी अपना काम शुरू कर चुकी हैं। आगे भी औरों की संभावनाएं हैं। मैं चाहूंगा कि आपके यहाँ जो फाइनेंस के वर्ल्ड से जुड़े हुए लोग हैं, भारत के स्टार्टअप की दुनिया को अगर तराशेंगे तो उनके सामने बहुत बड़ी संभावना है।
ये प्रदर्शनी इस महीने ग्रेटर नोएडा में आयोजित होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन शनमुगरत्नम से भी मुलाकात की। बैठक के दौरान श्री मोदी ने दोनों देशों के बीच साझेदारी के लिए उत्साहवर्धक सहयोग देने के लिए राष्ट्रपति को धन्यवाद दिया। इससे पहले ब्रुनेई की अपनी सफल यात्रा के समापन के बाद प्रधानमंत्री कल लायन सिटी सिंगापुर पहुंचे। श्री मोदी ने कारोबारियों से कौशल विकास के क्षेत्र में भारत के अवसरों पर ध्यान देने पर आह्वान किया। उन्होंने मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से कहा कि तीसरे कार्यकाल में बुनियादी ढांचे के विकास की गति और बढ़ेगी। श्री मोदी ने रेलवे, सड़क, बंदरगाह, नागरिक उड्डयन, औद्योगिक पार्क और डिजिटल संपर्क के क्षेत्र में नए अवसरों के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री सिंगापुर की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हो गए हैं। इससे पहले सिंगापुर के नेतृत्व के साथ प्रधानमंत्री की बैठक के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय में सचिव पूर्व जयदीप मजूमदार ने कहा कि सिंगापुर के नेतृत्व और श्री मोदी के बीच चर्चा इस बात पर केंद्रित थी कि भारत और आसियान का सबसे महत्वपूर्ण साझेदार सिंगापुर इसे एशिया की सदी बनाने में कैसे अपना योगदान दे सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि भारत की आर्थिक वृद्धि अच्छी स्थिति में है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बैंक का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वित्त वर्ष 2025 के लिए 7.2% की वृद्धि का अनुमान है। वे आज मुंबई में भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ तथा भारतीय बैंक संघ द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित वार्षिक FIBSC 2024 सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। श्री दास ने कहा कि ये दिखाने के लिए पर्याप्त आंकड़ा है कि विकास चालकों के मूल सिद्धांतों में सुधार हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था विकास और मुद्रास्फीति के बीच व्यापक संतुलन के साथ साथ आर्थिक तथा वित्तीय संतुलन में भी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की पहल से देश में करों का दायरा बढ़ा है। चेन्नई में आज राजस्व बार एसोसिएशन की ओर से आयोजित कार्यक्रम में सुश्री सीतारामन ने कहा कि वस्तु और सेवा कर के राजस्व बंटवारे ने संघीय व्यवस्था की भावना को बरकरार रखा है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज कहा कि व्यापार करने में सुगमता और देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए स्थानीय स्तर पर सुधार महत्वपूर्ण है। श्री गोयल नई दिल्ली में उद्योग और वाणिज्य मंत्रियों के सम्मेलन उद्योग समागम 2024 की अध्यक्षता कर रहे थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सशस्त्र बलों के शीर्ष अधिकारियों से रूस यूक्रेन युद्ध, इजरायल हमास संघर्ष और बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति जैसी घटनाओं का विश्लेषण करने और किसी भी अप्रत्याशित चुनौती के लिए तैयार रहने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में कमांडरों के संयुक्त सम्मेलन के दूसरे और अंतिम दिन आज बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने उत्तरी सीमा पर स्थिति और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए खतरा पैदा करने वाले पड़ोसी देशों के घटनाक्रम को देखते हुए वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों द्वारा व्यापक विश्लेषण के महत्व पर बल दिया। इस सम्मेलन का विषय सशक्त और सुरक्षित भारत सशस्त्र बलों में बदलाव है। श्री राजनाथ सिंह ने एक संयुक्त सैन्य दृष्टिकोण विकसित करने और भविष्य के युद्धों में देश के सामने आने वाली चुनौतियों के लिए तैयारी करने के महत्व पर जोर दिया। रक्षा मंत्री ने इस अवसर पर ई संग्रहालय और ई ग्रंथालय सहित 8 उन्नत एप्लीकेशन भी लॉन्च किए। चुनाव आयोग ने आज हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए विस्तृत अधिसूचना जारी कर दी। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर विधानसभा के तीसरे चरण के लिए भी अधिसूचना आज जारी कर दी गई। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पार्टी का घोषणा पत्र जारी करने और राजनीतिक रैलियों को संबोधित करने के लिए 6 सितंबर से जम्मू के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। प्याज के मूल्य में वृद्धि के कारण केंद्र ने आज राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और मुंबई में 35 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से इसकी खुदरा बिक्री शुरू की है। प्याज की बिक्री मोबाइल वैन और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ की खुदरा दुकानों, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म और केंद्रीय भंडार तथा सफल की दुकानों से की जाएगी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में मोबाइल वैन से प्याज की बिक्री कृषि भवन, NCUI कॉम्प्लेक्स, राजीव चौक मेट्रो स्टेशन, पटेल चौक मेट्रो स्टेशन, नोएडा और गाजियाबाद सहित 38 स्थानों पर होगी।
केंद्रीय उपभोक्ता कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने राष्ट्रीय राजधानी के कृषि भवन में मोबाइल वैन से प्याज की बिक्री की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को सस्ते मूल्य पर प्याज उपलब्ध कराने के लिए सरकार के बफर स्टॉक से प्याज जारी किया जा रहा है। हमने आज से एनसीसीएफ और नाफेड के द्वारा ये रिटेल ऑनियन रिटेल सेल का हम फ्लैग ऑफ किया है। ये तो शुरुआत में ये दिल्ली और मुंबई में होगा एंड इन सेकेंड फेज कलकत्ता, अहमदाबाद, गुवाहाटी, रायपुर, भुवनेश्वर ऐसे कुछ प्रमुख शहरों में होगा जहां प्राइस ज्यादा है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। ये बात उन्होंने आज सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कही। केंद्रीय मंत्री कल तेलंगाना के बाढ़ प्रभावित खम्मम जिले और अन्य इलाकों का जायजा लेंगे। वे बाढ़ प्रभावित इलाकों में हुए नुकसान का आकलन करने के लिए विजयवाड़ा में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और फसल नुकसान का आकलन करने के लिए लोगों से बातचीत भी करेंगे। उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बाढ़ प्रभावित लोगों के साथ खड़ी है और उन्हें हर संभव सहायता देगी। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में वर्षा तथा बाढ़ से प्रभावित लोगों को पूर्ण सहायता देने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने कहा कि बीमा कंपनियों को विशेष शिविर आयोजित कर तेजी से दावे निपटाने का निर्देश दिया गया है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार आपदा से प्रभावित लोगों का सहयोग करने और जल्द से जल्द आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है। और अब पेरिस ओलंपिक की खबरों के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह। पेरिस पैरालंपिक्स के 8वें दिन आज पुरुषों की 60 किलोग्राम J1 पैरा जूडो स्पर्धा में कपिल परमार ने कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। कपिल ने अब से कुछ देर पहले ब्राजील के एल्टोन डी ओलिवेरिया को 10-0 से हराकर कांस्य पदक देश के नाम किया। पैरालंपिक्स में जूडो में भारत ने पहली बार क्वालिफाई किया और पदक भी जीता है। तीरंदाजी के मिक्स टीम रिकर्व ओपन में स्वर्ण पदक विजेता हरविंदर सिंह और पूजा जत्यान की जोड़ी कांस्य पदक के लिए अपनी चुनौती पेश कर रही है। महिलाओं की 100 मीटर टी12 स्पर्धा में सिमरन ने 12.33 सेकंड का समय लेकर फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में उन्होंने दूसरा स्थान हासिल किया था। फाइनल मुकाबला आज रात खेला जाएगा। भारत पदक तालिका में 5 स्वर्ण, 9 रजत और 11 कांस्य पदक के साथ कुल 25 पदक लेकर 14वें स्थान पर है। गुजरात के पोरबंदर तट के पास अरब सागर में भारतीय तटरक्षक बल के ध्रुव हेलीकॉप्टर के लापता पायलट की तलाश जारी है। बचाव अभियान के लिए भारतीय तटरक्षक बल के 4 जहाज, भारतीय नौसेना के 2 जहाज और कई अन्य विमान तैनात किए गए हैं। भारतीय तटरक्षक कमांडेंट अमित उनियाल ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि भारतीय नौसेना क्लियरेंस डाइविंग टीम विशेष जहाजों के साथ भारतीय तटरक्षक बल के साथ खोज और बचाव अभियान में सहायता कर रही है। महाराष्ट्र में मुंबई के मलाड क्षेत्र में आज एक निर्माणाधीन 23 मंजिला इमारत का स्लैब गिरने से 3 लोगों की मृत्यु हो गई और 3 अन्य घायल हो गए। ग्रेटर मुंबई नगर निगम के अनुसार घायलों को नजदीकी अस्पताल में पहुंचाया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, शिक्षकों का कर्तव्य विद्यार्थियों को नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण करना। शिक्षक दिवस के अवसर पर 82 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत और सिंगापुर भारत की एक्ट ईस्ट नीति को विस्तार देने के लिए व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने पर सहमत। दोनों देशों ने व्यापार और निवेश का दायरा बढ़ाने का आह्वान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बलों से दुनिया भर में चल रहे संघर्षों के बीच शांति बनाए रखने के लिए किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, भारतीय अर्थव्यवस्था विकास और मुद्रास्फीति के बीच व्यापक संतुलन के साथ साथ आर्थिक तथा वित्तीय स्थिरता से आगे बढ़ रही है। केंद्र ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और मुंबई में 35 रुपए प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर प्याज की खुदरा बिक्री शुरू की। और पेरिस पैरालंपिक में भारत के जूडो खिलाड़ी कपिल परमार ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भार वर्ग के G1 स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। भारत के कुल 25 पदक। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।